हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हम जेके एसएसबी जेई 2025 का पेपर सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, तो इसका पार्ट वन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बाकी के जो 60 क्वेश्चन है इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट नंबर टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर के जरूर से देखिएगा। ठीक है, उसमें डिटेल सोल्यूशन दिया गया है आपको। ठीक है, अगर किसी तरह का किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो जरूर से पूछिए, और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिए। किसी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच डिवाइस सर्व्स एज ए सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ ए थायरेट्रॉन ट्यूब। तो एससीआर को पहले हम थायरेट्रॉन ट्यूब बोलते थे, ठीक है, जो कि आज के डेट में उसको एससीआर बोलते हैं। तो इसका डी आंसर आपका क्या होगा? डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन डिवाइसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो देखो सबसे पहली बात ये कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो सबसे ज़्यादा जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉसफेट की होती है, और जो एससीआर होता है आपका लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग डिवाइस होता है, नियर अबाउट 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइस कौन सी होगी? आपका पावर मॉसफेट होगा। और जिस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी या स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, वो जो डिवाइस होगा उसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मॉसफेट जो होगा जिसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे लो तो एससीआर है, तो इसमें भी एससीआर दिखा रहा है, इसमें भी एससीआर। ये डी ऑप्शन तो गलत है। और हाईएस्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉसफेट है, तो यहाँ पे देखो पावर बीजेटी आईजीबीटी, तो ये ए बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉसफेट का होगा, उसके बाद आईजीबीटी, देन पावर बीजेटी, देन एससीआर। इसके रिगार्डिंग मैंने टेबल भी यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे देखो थायरिस्टर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज है, और जबकि आप मॉसफेट की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखिए तो अप टू 100 किलो हर्ट्ज है। तो सभी जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सबसे ज़्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है मॉसफेट की होती है, और लो जो है आपका थायरिस्टर की होती है। जबकि बीजेटी और आरजीबीटी में देखें तो लगभग लगभग सेम होता है। इसका भी 10 किलो हर्ट्ज है और इसका भी 10 किलो हर्ट्ज है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ द मॉसफेट। तो जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस होता है, ये बताता है स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ द मॉसफेट। जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है इसका जो फार्मूला होता है जीएम इक्वल टू चेंज इन ड्रेन करेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। अगर मैं पी चैनल मॉसफेट की बात करता हूँ तो इसकी जो ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, तो ये एन चैनल के लिए हो गया, और पी चैनल के लिए जो ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरीके से बनती है। तो इसका जो ये चेंज है डेल्टा आई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा वीजीएस, यही क्या बताता है? ट्रांस कंडक्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांस कंडक्टेंस, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ए यूनिपोलर डिवाइस। तो मॉसफेट जो है आपकी एक यूनिपोलर डिवाइस होती है। बाकी जितने भी है जीटीओ आईजीबीटी और बीजेटी, ये सारे बाईपोलर डिवाइसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फेट या मॉसफेट की बात करें तो ये आपकी एक यूनिपोलर डिवाइस है, जबकि बीजेटी की अगर बात करते हैं तो ये एक बाईपोलर डिवाइस है। आईजीबीटी में आपका ये भी आपका एक बाईपोलर डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन थ्री फेज फुल कन्वर्टर। देखो थ्री फेज फुल कन्वर्टर में जो एक साइकिल में जो एक साइकिल है 0 से 360 डिग्री में, एक साइकिल में 6 पल्स आती हैं। ऐसे 6 पल्स आती है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आउटपुट पल्स कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जो इसका रिपल फ्रीक्वेंसी होता है एफ जीरो बराबर एम इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एम जो होता है नंबर ऑफ आउटपुट पल्स इन अ वन साइकिल। तो थ्री फेज फुल कन्वर्टर है, तो इसके नंबर ऑफ पल्स कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, तो 6 लिखेंगे। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी देखिए आपकी 50 हर्ट्ज है, तो फिर 50 कर देंगे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी या जिसको हम रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो कितनी हो जाएगी? 300 हर्ट्ज हो जाएगी। तो इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं मैच द लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द कोड ऑफ गिवन बिलो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन इन कन्वर्टर, सोर्स इंडक्टेंस। देखो सबसे पहली बात, जहाँ पे इंडक्टर आएगा वहाँ पे रिएक्टिव पावर का रूल जरूर आएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो सोर्स इंडक्टेंस आ रहा है तो एडिशनल रिएक्टिव पावर ये करेक्ट हो जाएगा, तो एक्स का 1 हो जाएगा। अब एक्स का 1 देखो तो इसमें 2 है, ये गया, इसमें 1 है,
और इसमें 1 है, तो आपका सी वाला और ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो, पहली बात, यूज ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन इन द कन्वर्टर। अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है तो उस केस में जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, पुअर होगा। क्यों होगा, देखो, जो अगर पावर फैक्ट डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन कहने का मतलब है कि जैसे ये आपका अगर वोल्टेज है तो करंट आपका क्या होगा, कि जैसे मान लीजिए इसको हमने फायर किया अल्फा डिग्री पे, तो हो सकता है कि करंट आपका कुछ देर के बाद से मतलब वो ज़ीरो हो। तो इसका मतलब हो गया देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर उतना ही क्या होगा, पुअर होगा। अगर वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होंगे, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो उस समय वोल्टेज और करंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, तो उस समय पावर फैक्टर बेटर होगा। बट अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है, दैट मीन्स कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बिटवीन द बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसलिए जो आपका पावर फैक्टर होगा वो पुअर होगा। पावर फैक्टर क्यों पुअर होगा, क्योंकि जो पावर फैक्टर एंगल होता है ये फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल होता है, पावर फैक्टर एंगल। तो इसलिए डिस डब्लू का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखो इन सब में इसमें 1 2 4 है, तो इसलिए डब्लू का 3 बोले तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो दोनों ऑप्शन दिए हैं ना, ये दोनों गलत दिए हैं। वाई का यहाँ पे 4 होगा, अब पेपर डिजाइन करने वाले ने गलत दिया है। ठीक है, वाई का 4 होगा कि यूज ऑफ द फ्री व्हीलिंग डायोड। देखो फ्री व्हीलिंग डायोड से क्या होता है, जो ये निगेटिव क्या होता है ना, कि जैसे ये वोल्टेज है, तो अब ड्यू टू इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, जो करंट होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी, जैसे कि आपका जो वोल्टेज नेगेटिव स्पाइक आ रहा है वोल्टेज का, करंट का नहीं, यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ। देखो जो वोल्टेज है, अगर इंडक्टर ने एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर की है तो उसके नेगेटिव स्पाइक्स आने लगते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। तो इसलिए उस समय जो पावर फैक्टर होता है पुअर होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब हम फ्रीव्हीलिंग डायल लगाते हैं तो ये क्या होता है, नेगेटिव स्पाइक क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट क्या हो जाते हैं, लगभग लगभग सेम फेज में आ जाते हैं। तो इसलिए वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, तो पावर फैक्टर या डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसका जो वाई होगा इसका 4 होगा, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड का 4 होगा, और जेट का 2 होगा। सिमेट्रिकल कंट्रोल से आपका जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो बेटर हो जाता है। हालांकि डी आंसर करेक्ट होगा, बट अगर सपोज करिए कि एक और ऑप्शन होता है जिसमें ये 3 होता, एक्स का 1 होता और वाई का 4 होता और जेड का 2 होता, तो आप ये वाला मार के आते तो आप गलत हो जाते। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंज ऑप्शन होंगे, बट इसका डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हेन द फायरिंग एंगल ऑफ ए सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर फीडिंग ए कांस्टेंट डीसी करंट इनटू लोड इज 30 डिग्री, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो देखिए जब आपका सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आएगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट फैक्टर दैट इज आल्सो नोन एज ए फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो अगर आपका फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है तो उस समय जो आपका फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, या इसको हम डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अगर आपका हाफ कंट्रोल्ड होता ना, अगर हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर होता उस समय जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है वो होता है कॉस अल्फा बाई 2। ये बात ध्यान रखेंगे, जहाँ पे अल्फा जो होता है इट इज द एंगल बिटवीन द सोर्स वोल्टेज एंड फंडामेंटल करंट। ठीक है, तो वीएस और फंडामेंटल करंट के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे देखो जो एंगल दिया वो 30 डिग्री दिया है, तो कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 कितना होता है आपका, √3/2 होता है। तो इसलिए इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह कि ए हाफ वेव सर्किट यूजिंग ए आइडियल डायोड हैज इनपुट वोल्टेज, जो वी इन दिया है आपका, वो दिया है 20 साइन ओमेगा टी, देन एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आपको पता होगा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो आउटपुट वेवफॉर्म होता है, एक साइकिल में केवल एक पल्स मिलती है, आउट ऑफ 1 साइकिल इसका आउटपुट पल्स कितना मिलता है, एक मिलता है। और इस तरीके से आपकी साइकिल रिपीट होती है। तो सपोज करिए ये वीएम है, तो इसका जब आप एवरेज आउटपुट लिखते हो तो इसकी एवरेज आउटपुट वैल्यू कितनी आती है, वीएम बाई पाई, और आरएमएस वैल्यू इसकी कितनी आती है, Vm/2 होती है। तो ये आपका है Vm। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 20/पाई, और ये कितना हो जाएगा 20/2 आरएमएस वैल्यू, तो ये 10 हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू 20/पाई और आरएमएस वैल्यू 10 आएगी। तो इसका आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें ए बूस्ट रेगुलेटर हैज इनपुट वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट एंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट ड्यूटी साइकिल। तो बूस्ट
रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है वी एस अपान वन माइनस ड्यूटी रेशियो। यहाँ से वन माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? वी एस बाई वी नाट। तो देखो इनपुट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज कितना है? 5 है। और आउटपुट वोल्टेज आपका 15 है। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन माइनस, ये कितना हो जाएगा? ये 1/3 होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा 2/3। तो 2/3 बोले तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस ए कैपेसिटिव लोड व्हेन ए सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर सप्लाइज ए कांस्टेंट करंट। तो आपका जो एक सिंगल फेज सोर्स इन्वर्टर है वो एक कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहा है। सपोज करिए ये आपका एक सिंगल फेज इन्वर्टर है, ठीक है। तो ये जो लोड है ये कैपेसिटिव है, मतलब ये लोड जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है? एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये एक कैपेसिटिव लोड है। सपोज करिए इसके क्रॉस वोल्टेज वी नॉट है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट करंट है। तो अगर मैं आउटपुट वोल्टेज लिखूँ वी नॉट बराबर कैपेसिटर है, तो ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? 1/c, जीरो से टी आई टी डी टी होती है, आई टी डी टी होती है। तो यहाँ से आप देखिए ये करंट का था कि कांस्टेंट है, मतलब एक डीसी करंट है, तो 1/c जीरो से टी आई नॉट इंटू डी टी हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आई नॉट बाई सी जीरो से टी, और ये हो गया डी टी। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन है कि 1/c इंटू टी। इसका मतलब यहाँ से वी नॉट बराबर आई नॉट बाई सी को मैं कोई कांस्टेंट मान ले रहा हूँ इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, सपोज करिए फॉर t/2 टाइम पीरियड के लिए मैंने S1 और S2 स्विच को ऑन किया, ठीक है। S1 और S2 स्विच को ऑन किया, उस केस में जो आपकी करंट यहाँ से फ्लो होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। ऐसे करंट आपकी फ्लो होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका वेवफॉर्म आपको प्लॉट करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी करंट है, तो ये है जीरो, और ये आपका t/2। तो देखो ये जो करंट फ्लो हो रही है वो जो रेफरेंस करंट है इस करंट के डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये करंट इस डायरेक्शन में प्लस आई नॉट होगी, ठीक है, t/2 पीरियड के लिए। अब उसके बाद से क्या होगा कि जैसे ही मैं S1 और S2 को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर t/2 पीरियड, और S3 और S4 को मैं ऑन कर रहा हूँ, तो उस केस में आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पलट जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन जो होगी आपकी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट S3 से जाएगा और फिर लोड में आपके इंटर होगा, और फिर ये S2 से ऐसे पास होगा। तो यहाँ पे देखिए इस करंट की जो डायरेक्शन है इस रेफरेंस करंट के डायरेक्शन से क्या है? अपोजिट है। ये जो करंट है I, वो आई नॉट से जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए ये क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा अप टू टी तक। मतलब इसमें आपने S1 S2 को ऑन किया, और इसमें आपने S3 और S4 को ऑन किया। तो इसलिए क्या होगा कि जब इसका आप आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बनाओगे, यहाँ पे बोल रहा है ना आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कैसा होगा, तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक आपका करंट आपका क्या है? पॉजिटिव है। करंट आपका पॉजिटिव है, और जैसे अब टाइम के साथ क्या होगा, ये आई नॉट तो क्या है? पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब अप टू जैसे जैसे टी बढ़ेगा आपका वोल्टेज क्या होगा? लीनियरली इंक्रीज होगा। ऐसे ये आउटपुट वोल्टेज में बना रहा हूँ, तो आउटपुट वोल्टेज आपका लीनियरली इंक्रीज होगा। और इस समय आपका करंट क्या है? पॉजिटिव है इस समय। अब देखो यहाँ पे करंट आपका नेगेटिव है, दैट मीन्स जैसे जैसे आप टी बढ़ाओगे तो आपका करंट क्या होगा? घटता जाएगा। ऐसे वोल्टेज आपका क्या होगा? घटता जाएगा, क्योंकि आपका करंट क्या है? नेगेटिव है। इसलिए इसका जो वेवफॉर्म आएगा आउटपुट वोल्टेज का वो कैसा आएगा? एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आएगा। इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि इन ए ट्रांसफार्मर सप्लाइड बाय ए साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हार्मोनिक्स जनरेशन। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं BH कर प्लॉट करूं, इस समय क्या होता है कि देखो यहाँ तक फाई और एच, या इसको बोलते हैं बी और एच के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, या एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, तो इनिशियली आपका जो ये कर्व होता है वो लीनियर होता है, बाद में जाकर के ये कर्व क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से मैं एक मैं ट्रांसफार्मर के अगर मैं मैग्नेटाइजिंग करंट को प्लॉट करूं, तो इनिशियली जैसे जैसे मैं यहाँ पे करंट को बढ़ा रहा हूँ, तो इन सेम प्रोपोर्शन में आपका क्या हो रहा है? फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आपकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी वो भी क्या होगी? लीनियर होगी। बट अप टू दिस पॉइंट आपका जो फ्लक्स है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट इस मान लीजिए ये करंट आपकी समथिंग आई डैश है, इसके बाद से देखिए फॉर द लार्ज इंक्रीज इन करंट जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है बहुत ही स्मॉल हो रहा है।
मतलब आपको मैग्नेटाइजिंग करंट आपको कितना ज़्यादा लगाना पड़ रहा है फॉर द स्मॉल फ्लक्स जनरेशन। इसका मतलब यहाँ पे करंट आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद से आपकी करंट क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। सिमिलरली अब जब नेगेटिव साइकिल के लिए आप प्लॉट करोगे तो ये वेवफॉर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो जो आपकी वेवफॉर्म है वो साइनोसॉइडल नहीं, ये एक ऐसी वेवफॉर्म है, एक पी की वेवफॉर्म, ये आपका क्या हो जा रहा है, पीक आ जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें आपके थर्ड हार्मोनिक्स के कंपोनेंट भी आ जा रहे हैं। मतलब ये वेवफॉर्म जो होगा, ये तो फंडामेंटल से तो मिलके बना ही है, साथ ही साथ इसमें थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है। मतलब ये आपका देखिए 3 पल्स आ रही है इसके एक हाफ साइकिल में। तो जब आप इस वेवफॉर्म को ऐड करोगे तो ये वेवफॉर्म कैसा आएगा, कुछ पीकी नेचर दिखाएगा। दैट मीन्स दैट वेवफॉर्म विल कंटेन व्हाट, हार्मोनिक्स। तो इसका मतलब जब आपका कोर सैचुरेट हो जाएगा तो उस समय हार्मोनिक्स आएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कॉज क्या होगा, सैचुरेशन ऑफ द कोर। इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। देखिए बेसिकली आपका ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे हम ट्रांसफार्मर में करंट सप्लाई करते हैं, तो इस करंट के कारण क्या होगा, अगर मान लीजिए ये नंबर ऑफ टर्न एन है और ये करंट आई है, तो एन इंटू आई क्या होगा, एमएमएफ होगा, और एमएमएफ के कारण क्या होगा, फ्लक्स बनेगा। तो जो फ्लक्स पूरे इस मैग्नेटिक पाथ को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स फाइम, ठीक है, या मेन फील्ड फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको मेन फील्ड फ्लक्स बोलते हैं। और कुछ फ्लक्स क्या होते हैं, लीक करते हैं थ्रू इट्स वाइंडिंग इटसेल्फ बट नॉट फॉलो द होल पाथ ऑफ द मैग्नेटिक कोर। तो ये जो फ्लक्स कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो इसके कारण जो लीकेज फ्लक्स के कारण जो रिएक्टेंस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो ये आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस होगा, और जो ये एक्स एक्स एल वन आता है ना, ये लीकेज रिएक्टेंस होता है। और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के जो ब्रांच होते हैं, ये एक्सएम जो होता है ये म्यूचुअल फ्लक्स के कारण होता है। और जो आपके कोर में लॉस लॉस होते हैं ये आरसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर के इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलेंगे, क्योंकि ये जो खुद के फ्लक्स के कारण जनरेट हुआ है तो इसलिए इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लीकेज फ्लक्स हो जाएगा। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा ट्रांसफार्मर का वो लीकेज फ्लक्स पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि ए 25 MVA 33 kV ट्रांसफार्मर हैज़ ए पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ, तो जेड ओल्ड जो दिया है वो कितना दिया है, 0.9 पर यूनिट। व्हाट विल बी इट्स पर यूनिट इम्पिडेंस रेफर टू न्यू बेस। तो जेड न्यू कितना हो जाता है, आपका फार्मूला होता है जेड ओल्ड इंटू एस न्यू अपान एस ओल्ड इंटू के वी ओल्ड डिवाइडेड बाई के वी न्यू होल स्क्वायर। जेड ओल्ड आपका 0.9 है, और एस न्यू देखिए तो न्यू बेस पे ये 50 है, और ओल्ड आपका 25 है, इंटू ओल्ड के भी है 33, और आपका न्यू के भी है 11 होल स्क्वायर। ये देखो 0.9 और 25 से ये दो बार में, तो ये हो जाएगा 2, और 11 तिया 33, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1.8 इंटू 9, और 18 नवा 162 होता है, 162। तो इसके एक स्थान पे दशमलव आ जाएगा, इतना पर यूनिट आपका आंसर होगा। 9 के 2 7 9 करने 9 7 16, ठीक है। तो ये इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता कि इन ऑटो ट्रांसफार्मर विद ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो के की वैल्यू है वहाँ पे दे रखी है 0.8, delivers load of 10 kilowatt, what will be the power transferred inductively from the primary source। तो यस इंडक्टिव बाई एस रेटेड ये कितना होता है, 1 माइनस के होता है। और कंडक्टिव अगर कंडक्टिव होगा तो उसके लिए के होता है, ठीक है। तो यस इंडक्टिव आपको फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इंटू 10, एस रेटेड है तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 2 किलोवाट। इसलिए इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ द लार्ज पावर ट्रांसफार्मर। तो बोल रहा कि कंजर्वेटर टैंक इज यूज टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर, एकदम बराबर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है कंजर्वेटर टैंक। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है ये फुल्ली ऑयल से भरा होता है, और इसमें जो कंजर्वेटर होता है इसमें हमारा क्या होता है कि कुछ जो पार्ट होता है ये
ऑयल से फिल नहीं होता, लगभग 50% या 55% तक इसके ऑयल क्या होते हैं, भरे होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल का लेवल ऊपर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये ऑयल का लेवल ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है कि कंजर्वेटर टैंक इज यूज टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर टैंक। क्योंकि जैसे ही देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑयल का लेवल बढ़ेगा, तो कंजर्वेटर में जो ऑयल का लेवल है वो भी बढ़ेगा, और जैसे ही आपका ठंडा होगा, अगर ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो उस समय ऑयल का लेवल नीचे आएगा। तो ये ऑयल लेवल को क्या कर रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है। और देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, बूसिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर इंसुलेशन अगेंस्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक। क्योंकि जो बूसिंग होता है ना, देखो ये आपका एलवी साइड की बुशिंग है और ये एचवी साइड की बुशिंग है, मतलब ये लो वोल्टेज साइड है और ये हाई वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो एल ये आपकी बुशिंग होती है प्राइमरी साइड की। तो बुशिंग आपका क्या करता है, इट प्रोवाइड द इंसुलेशन बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग के जो लीड्स निकली हैं और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। किसी तरह का ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। जो आपका एलए होता है ना, जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर है, तो इसके बोथ साइड में हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुशिंग जो होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, केवल इंसुलेशन बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर के लीड और मेन टैंक के बीच में। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर इंसुलेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंसुलेशन अगेंस्ट लाइटिंग ओवर वोल्टेज, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कि बुक होल रिले इज एन ओवर करंट रिले। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो बुक होल रिले होती है ये आपकी गैस एक्चुएटेड रिले होती है, ना कि एक ओवर करंट रिले होती है। अब देखो सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो यहाँ पे आपका ब्रीदर होता है, इसमें क्या होता है, एक सिलिका जेल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को। तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इसलिए आपका 1 और 4 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 2% एंड 2% रेजिस्टेंस एंड 5% रिएक्टेंस, फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज एक्स कॉस फाइव, परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे आर पर यूनिट कॉस फाइव होता है, परसेंटेज आर कॉस फाइव प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाइव। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर और नेगेटिव फॉर द लीडिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पे 2% है, इंटू कॉस फाइव की वैल्यू 0.8 है, प्लस परसेंटेज एक्स जो है 5% है, और साइन फाइव कितना हो जाएगा, अगर नहीं याद आ पा रहा है तो साइन स्क्वायर फाइव बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर फाइव। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर 0.64 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.36। तो साइन फाइव का इसका रूट ले लोगे तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6। तो यहाँ से 1.6% प्लस 5×6 = 3%, तो ये कितना आ जाएगा, 4.6%, ठीक है। तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ये दोनों तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि एट लैगिंग पावर फैक्टर पे जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव आने के तो कोई चांस ही नहीं है। तो ए और डी में आपको सेलेक्ट करना था, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसका आपका ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि द टाइप ऑफ द डीसी जनरेटर यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। तो वेल्डिंग के लिए आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आपका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 220 डीसी मशीन हैज ए आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, फुल लोड करेंट आई ए बराबर आई एल बराबर 20 एम्पियर। व्हाट इज द डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन मशीन फंक्शन एज ए मोटर कंपेयर टू जनरेटर। तो जो जनरेटर की इक्वेशन होती है ईजी बराबर ये क्या होता है, वी टी प्लस आई ए आर ए। और मोटर के केस में इसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, मोटर के केस में ये होता है वी टी माइनस आई ए आर ए। तो बोल रहा है कि जनरेटर के रिस्पेक्ट में ईएमएफ बताना है, डिफरेंस ईएमएफ डिफरेंस बताना है ना। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में पूछा है पहले, व्हेन द मशीन फंक्शन एज ए मोटर कंपेयर टू जनरेटर, तो ईजी माइनस ईबी है ना। ये कितना हो जाएगा, वीटी माइनस वीटी, ये तो जीरो हो गया, आई ए आर ए प्लस 2 IA RA हो गया, ठीक है। तो यही आपसे ईजी माइनस ईबी आपसे पूछ रहा है, तो 2 × ये 20 IA की वैल्यू और RA 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट आंसर होगा। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि द करेंट रन बाई ए 120 वोल्ट डीसी मोटर विद बैक ईएमएफ, तो वीटी की वैल्यू आपको दे रखी है 120 वोल्ट, और जो बैक ईएमएफ दिया है आपका 110 वोल्ट दिया है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.4 है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ईबी बराबर वीटी माइनस आई ए आर ए, है ना? तो आई ए आर ए बराबर ये हो जाएगा वी टी माइनस ई बी, या आपसे क्या पूछा है? करंट। तो आई ए बराबर हो जाएगा वी टी माइनस ई बी बाई आर ए। यहाँ से देखो वी टी की वैल्यू 120, ई बी की वैल्यू 110 और आर ए की वैल्यू 0.4 है। तो ये हो जाएगा 10 बटे 0.4, या इसको हम लिख सकते हैं 100 बटे 4। तो ये कितना आ जाएगा? 25 बार में कटेगा, तो 25 एम्पियर होगा। तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मैच द टू लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर गिवन कोड। देखो डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो सबसे हाई होता है। अगर मैं टार्क वर्सेस स्पीड करेक्टरिस्टिक बनाऊं, तो डीसी सीरीज मोटर की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? कुछ इस तरह की हाइपरबोला करेक्टरिस्टिक होती है। तो एट लो स्पीड पे, मतलब एट स्टार्टिंग पे, लो स्पीड नहीं बोलेंगे, एट स्टार्ट पे जो इसकी स्टार्टिंग टार्क है वो क्या इनफाइनाइट या मैक्सिमम है। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर हैज द हाई स्टार्टिंग टार्क, तो इसलिए इसका 2 हो जाएगा। और डीसी शंट मोटर की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ ऑलमोस्ट जो कांस्टेंट की तरह बोलेंगे, तो इसलिए इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो सिंक्रोनस, अगर यहाँ पे इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो इंडक्शन मोटर की टॉर्क जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, टॉर्क वर्सेस स्पीड करेक्टरिस्टिक, ये कुछ इस तरीके की होती है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ एक डीसी सीरीज मोटर और इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो है लो है एज कम्पेयर टू डीसी मोटर। बट हालांकि इन जनरल क्या होता है, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, बट अगर हम उसको कंपेयर करते हैं सीरीज मोटर से, तो इसका उसके कंपेरिजन में तो पुअर होगा, क्योंकि सीरीज मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इनफाइनाइट है। तो इसलिए इसका ये थर्ड वाला हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। डब्लू का 2, यहाँ पे 1 है, ये 2, तो बी भी हो सकता है, डब्लू का 4। तो देखिए ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डब्लू का 2, एक्स का 1, हाँ ये 1 हो गया, वाई का 3, वाई का 3, तो ऑब्वियस सी बात है जेड का 4 हो जाएगा। तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल ऑफ ए 6 पोल डीसी जनरेटर। तो कितना है? 6 पोल डीसी जनरेटर वेव बाउंड। तो वेव बाउंड के लिए ए बराबर क्या होता है? 2 हो जाता है। करेक्टेड इन आर्मेचर कंडक्टर जनरेट ओपन सर्किट वोल्टेज, ई की वैल्यू दे रखी है 500 वोल्ट, एंड स्पीड दे रखी है आपकी 1000 आरपीएम। तो आपको फ्लक्स पर पोल बताना है। तो ई बराबर क्या होता है आपका फार्मूला? ई फाई एन जेड बाई 16 इंटू ए। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए ये 500 दे रखा है, और नंबर ऑफ पोल 6 है। फ्लक्स आपको निकालना है, ये 1000 हो गया, और आर्मेचर कंडक्टर्स यहाँ पे 6 वोल्ट, टू जनरेटर विद 240 वेव कनेक्टेड आर्मेचर कंडक्टर। तो जेट की वैल्यू 240 दे रखी है। ठीक है, बाई 60 इंटू 2, यहाँ से फ्लक्स निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 60 इंटू 2 भागे 6 इंटू 1000 बटे 240। तो देखो ये 10 बार में कटेगा, और ये 0 से 0 गया, और 5 से ये 2 बार में, तो ये 2 से 2 कटेगा, और ये हो जाएगा इतना, ये आएगा 1/24। मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, 1/24, 1/24, तो ये आ रहा है इसकी वैल्यू 0.0416 वेबर। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो ये डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन केस ऑफ डीसी मोटर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर इज डेवलप्ड व्हेन बैक ईएमएफ इज इक्वल टू। तो जब आपका जो बैक ईएमएफ होता है, ईबी की वैल्यू जब आपका अप्लाइड वोल्टेज के आधा हो जाए ना, उस कंडीशन में जो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट होगा। देखो ये चीज़ कैसे होती है, इन केस ऑफ मोटर जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो होता है वी टी माइनस आई ए आर ए। तो जो मैकेनिकल पावर होगी, अगर मैं इसमें बोथ साइड में आई ए का गुणा कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? मैकेनिकल पावर ई बी इंटू आई ए बराबर वी टी इंटू आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए।
तो देखिए जब भी हमको मैक्सिमम निकालना होता है तो हमें उस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और उसको बराबर जीरो के पुट करना होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए वी टी इंटू वन माइनस टू आई ए आर ए बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से आई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी टी बाई टू आर ए हो जाएगी। यही वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा। तो ई वी बराबर क्या आ जाएगा, वी टी माइनस आई ए की वैल्यू वी टी बाई टू आर ए इंटू आर ए। यहाँ से आर ए कट जाएगा और वी टी माइनस वी टी बाई टू क्या आ जाएगा, वी टी बाई टू। तो जब आपका बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के जस्ट हाफ होगा उस समय आपका जो पावर डेवलप होगी मैकेनिकल पावर मैक्सिमम होगी। तो इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैच करना है टू लिस्ट, चूज द करेक्ट आंसर। तो मशीन दिया और टेस्ट दिया है। तो देखो जो आपका डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर में आपका स्विनबर्न टेस्ट होता है, ठीक है, स्विनबर्न टेस्ट तो इसका तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें वन दिया है, ये गया, इसमें थ्री दिया तो ये हो सकता है, इसमें फोर दिया तो ये भी कैंसिल हो गया, ये तो आंसर होगा नहीं। अब या तो डी होगा या तो बी होगा। देखो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आप संपन्नर टेस्ट करते हो, ठीक है, सॉरी ये संपन्नर टेस्ट ये है, ठीक है। तो इसलिए एक्स का फोर हो जाएगा, एक्स का फोर, इसमें एक्स का वन दिया है तो डी आंसर भी गलत, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और देखो थ्री फेज इंडक्शन मीटर में एक बार देख लेते हैं इसको, वाई का टू होगा। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑब्वियस है उसी में किया जाता है, और सेलियन पोर्ट में स्लिप टेस्ट किया जाता है अल्टरनेटर में। तो जेड का वन हो जाएगा, तो इसलिए इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए सिंक्रोनस जनरेटर ए डिवाइडेड वाइंडिंग रोटर इज प्रिफरेबल टू कन्वेंशनल टू रोटर वाइंडिंग बिकॉज। देखो अब ये डिवाइडेड वाइंडिंग क्या है और एक कन्वेंशनल रोटर वाइंडिंग क्या होती है। तो जो आपका कन्वेंशनल रोटर वाइंडिंग होती है सिंपली ये हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि सेलियंट पोल मशीन में हम एक टर्न बांधते हैं डीसी को जनरेट करने के लिए। यहाँ से डीसी एक्साइटेशन दिया और यहाँ से एमएमएफ बनेगा तो नॉर्थ और साउथ पोल बन जाता है। बट आपका जो कन्वेंशनल वाइंडिंग रोटर्स होते हैं उसमें जो टर्न्स बांधी जाती है वो मल्टीपल टर्न्स में होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दो टर्न्स दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है ना कि जो फील्ड कंट्रोल होता है मोर फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वाइंडिंग कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि इन केस आप जैसे कि जनरेटर, जैसे ही लोड का कोई भी फ्लक्चुएशन होता है या किसी तरह का भी डिस्टरबेंस आता है तो क्या होता है कि सिंक्रोनिज्म क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। सिंक्रोनिज्म डिस्टर्ब होने से आपका एंगल डेल्टा चेंज होता है। तो उसको फिर से सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए हमको क्या करना होता है, डैम्पर बार, जैसे कि इसमें कन्वेंशनल वाइंडिंग में हम डैम्पर बार रोक यूज करके हम क्या करते हैं, डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारा जो जनरेटर है फर्दर वो सिंक्रोनिज्म में आ जाता है। तो अगर हम इसमें भी डैम्पर बार्स होते हैं बट इसमें जो कंट्रोल होता है एज कम्पेयर टू दिस, डैम्पिंग को कंट्रोल करने का जो वे होता है इसमें इससे फार बेटर होता है, मतलब इसमें डैम्पिंग को बेटर डैम्पिंग कंट्रोल होता है, ठीक है। ये मल्टीपल या डिवाइडेड वाइंडिंग रोटर कंट्रोल में, ठीक है, इसको स्प्लिट वाइंडिंग रोटर कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा, बेटर डैम्पिंग, ठीक है। और यहाँ पे एफिशिएंसी तो होगी नहीं, एक्साइटेशन से को बदल के तुम एफिशिएंसी को थोड़ी ना बढ़ा दोगे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट रेशियो इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ मशीन, वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और स्पीड में इसमें कोई भी फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करके आप स्पीड पे आप कोई भी फर्क नहीं गिरा सकते हो क्योंकि एन एस इक्वल टू 120 F/P होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ए आंसर करेक्ट होगा, बेटर डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है कि ड्यूरिंग द स्लिप टेस्ट conducted on a salient pole machine, the following data recorded for the determining XD, ये XD है, आर्मेचर नहीं है, XD एंड XQ इन ओम्स, ठीक है। तो इसमें कुछ डेटा दिए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्लिप टेस्ट होता है उसमें हम सेलियंट पोल रोटर यूज करते हैं, ठीक है, ये आपका सेलियंट पोल रोटर है। तो इसके अलग जो एक्सिस होती है, इसको ये जो एक्सिस होती है इसको डी एक्सिस या हम क्या बोलते हैं पोलर एक्सिस, और इससे 90 डिग्री पे जो एक्सिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस बोलते हैं। तो अगर हमको डी एक्सिस पे रिएक्टेंस निकालना है तो देखो इस डी एक्सिस पे मान लीजिए कंडक्टर ए है और ए डैश है। तो इस कंडीशन में जो इस कंडक्टर में वोल्टेज होगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से पास हो रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस केस में इस कंडक्टर से जो रिलक्टेंस है वो क्या है, मिनिमम है।
ठीक है, और फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस होता है। तो सेम फ्लक्स को, एयर गैप में सेम फ्लक्स को बनाने के लिए अगर आपका, देखो, अगर आपका रिलक्टेंस कम है, रिलक्टेंस रिलक्टेंस कम है, तो आपको करंट कम लगेगा सेम फ्लक्स को बनाने के लिए। अगर आपका रिलक्टेंस कम है, तो फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए आपको एमएमएफ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ होता है एन इंटू आई ए। इसका मतलब जब आपको एमएमएफ कम रखना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको करंट, आपके डी एक्सिस पे जो करंट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसलिए जो एक्स टी का फार्मूला होता है वो होता है वी मैक्सिमा अपान आई मिनिमा। ठीक है, अब देखो वी मैक्सिमा यहाँ पे 30 दे रखा है और मिनिमा आपका 6.5 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 300/65। ठीक है, तो इसको 5 और ये 5 पाँच 15, तो 13 × 4 = 52, लगाओ, और 8 आएगा तो 13 × 6 = 78, तो 4.6 के समथिंग आएगा। तो 4.6 में एक तो ए ऑप्शन हो सकता है या तो डी। अब ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेचर एक्सिस को देखा जाए तो इस पे एक्स क्यू पे देखो, यहाँ पे जो कंडक्टर होगा उसमें ईएमएफ क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे है। और यहाँ पे एयर गैप अगर ज़्यादा है, रिलक्टेंस ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा सेम फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हमको ज़्यादा करंट लगेगा। इसलिए जो क्वाड्रेचर एक्सिस का फार्मूला हो जाता है वो होता है वी मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम। तो इससे देखो ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स डी होगा हमेशा एक्स क्यू से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक्स क्यू को कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे देखो तो एक्स डी, लेकिन यहाँ पे देखो तो, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक्स डी एक्स क्यू से ज़्यादा है, यहाँ पे भी एक्स डी एक्स क्यू से ज़्यादा है। तो बेटर है कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स डी बराबर वी मिनिमा कितना है, 25 है, और ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 4.61 2.5, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि ईएमएफ इंड्यूस पर पेज इन अल्टरनेटर डिपेंड अपॉन। तो देखो जो ईएमएफ का फार्मूला होता है वो होता है रूट में 2 पाई एफ पाई एन पी एच के डब्ल्यू, मतलब के पी इंटू के डी। मतलब ये दोनों होता है, इसको बोलते हैं हम वाइंडिंग फैक्टर। और वाइंडिंग फैक्टर इक्वल टू होता है पिच फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो देखो जो ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, और आपका पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के प्रोपोर्शन में है। तो देखो, और ये आपका फ्रीक्वेंसी के भी प्रोपोर्शन में है। तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न पर फेज, पिच फैक्टर, केपी एंड केडी सबके प्रोपोर्शन में आपका ईएमएफ। तो इसलिए 1 2 3 4 डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 500 मेगावाट 3.8 स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर हैज ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 डिलीवर ए फुल लोड करेंट ऑफ। तो देखो P बराबर आपको लगाना है यहाँ पे √3 VL cos फाइव। यहाँ से आपसे करंट पूछा है, IL की वैल्यू, पावर है आपका 500 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई √3, और ये है 13.8 इंटू 10⁻3 वोल्ट हो गया, और इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 500, और देखो यहाँ से 1000 हो गया, और डिवाइडेड बाई √3 इंटू 13.8 डिवाइडेड बाई 0.8। तो यहाँ से आ जाएगा 500 इंटू 1000, और √3 की वैल्यू 1/√3 0.577 होता है, अप्रॉक्सीमेट 13.8 इंटू 0.8। इसको मैं कैलसी से कर ले रहा हूँ, वैसे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको 577 हो जाएगा, 13.8 इंटू 0.8। इसको कैलसी से कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। 500 इंटू 577 डिवाइडेड बाई 13.8 डिवाइडेड बाई 0.8, तो यार 26,132.24। आंसर किलो एम्पियर में दिया तो ये हो जाएगा 26.132 किलो एम्पियर। ठीक है, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह कि इन ए शेडेड पोल मोटर शेडिंग कॉइल्स आर यूज टू। तो देखो बेसिकली जो शेडिंग कॉइल्स होती है
वो बेसिकली यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो शेडेड पोल मोटर होते हैं उसमें क्या होता है, ये आपके यहाँ पे हमारी मेन फील्ड वाइंडिंग बांधी जाती है जिसपे सिंगल फेज एसी सप्लाई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो जिसके कारण एक मेन फ्लक्स आएगा फाई एम। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस यहाँ पे शेडिंग कॉपर की एक शेडिंग रिंग होती है, तो ये जो रिंग होती है सपोज करिए ये फाई एम एस सी होती है, शेडिंग रिंग से या शेडिंग कॉइल से लिंक होती है। और एक जो फ्लक्स होता है सपोज करिए ये जो फ्लक्स है फाई एम डैश है जो कि एयर गैप में फ्लो हो रहा है। तो चूंकि ये जो फ्लक्स फाई एम है ये क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडल फ्लक्स है, तो उसका एक कंपोनेंट फाई एम एस सी है जो कि इस शेडिंग कॉइल से क्या करता है, लिंक करता है। तो जब कोई भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो एज पर फैराडे लॉ इस शेडिंग कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा शेडिंग कॉइल में वो कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी फाई एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे फाई एम एस सी होगा जो शेडिंग कॉइल का फ्लक्स है, तो यहाँ से आ जाएगा फाई एम एस सी कॉस ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं फाई एम एस सी साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, अब देखो ये जो शेडिंग कॉइल है, ठीक है, शेडिंग कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और चूंकि शेडिंग कॉइल शॉर्ट सर्किटेड है तो इसका अपना एक इम्पीडेंस होगा, तो इसके कारण एक इसका शेडिंग कॉइल में एक करंट आएगी, आई शेडिंग कॉइल करंट होगी जो कि होगी ई एस सी बाई जेड। और इस शेडिंग कॉइल का इम्पीडेंस का कुछ अपना क्या होगा, तेज होगा, तो इसके कारण जो ये आईएससी आएगी इससे क्या करेगा, 5 डिग्री लैग करेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो अगर ये मेन फ्लक्स है फाई एम, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक आपका फाई एम डैश और एक हो गया आपका फाई एम एस सी, फाई एम एस सी। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या कर रहा है, इससे 90 डिग्री यहाँ से लैग कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया ई एस सी, ठीक है, और ये इससे 5 डिग्री आपका आई एस सी लैग कर रहा है, तो इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा फाई एस सी होगा। तो देखो स्पेस में तुम्हारे दो फ्लक्स होगा, देखो एक तो इस मेन जो मेन फ्लक्स है इसका एक फ्लक्स हो गया फाई एम एस सी, और एक जो शेडिंग कॉइल का खुद का फ्लक्स हो गया, तो दो फ्लक्स हो गए। तो इनके कारण क्या होगा, एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं शेडिंग कॉइल फ्लक्स। ठीक है, और इससे ये क्या करेगा, लैग करेगा समथिंग अल्फा डिग्री। तो जिसके कारण क्या होगा, अब देखो हम पढ़ते हैं कि जब दो फ्लक्स हैं कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेस बाय सम एंगल एंड रोटेट एट सेम स्पीड देन देयर विल बी ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए जो आपका शेडिंग कॉइल होता है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो मेन फ्लक्स से लैग करता है। ठीक है, तो इसलिए जो रोटेशन होता है फ्रॉम अनशेडेड पोर्शन टू शेडेड पोर्शन होता है, तो ये बेसिकली आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका करेक्ट आंसर जो होगा। तो इन शेडेड पोल मोटर शेडिंग कॉइल आर यूज टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड एज ए फेज एडवांसर। तो बेसिकली क्या होता है ना, इंडक्शन मशीन का जो पावर फैक्टर होता है बहुत पुअर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इंडक्शन मशीन होता है रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसका पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम लीडिंग पावर फैक्टर पे चलाते हैं। ठीक है, जिसको हम उस पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसलिए उस समय उसको हम कंडेंसर या फेज एडवांसर भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा कि सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही सिंक्रोनस मोटर एज ए फेज एडवांसर इसको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि द रोटर पावर आउटपुट ऑफ ए थ्री फेज मोटर इज 15 किलोवाट रोटर कॉपर लॉस। तो देखो इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है पीजी एस टू पी सी एस टू पी डी बराबर 1:S/1 यहाँ पे जो एयर गैप पावर है ये कॉपर लॉस है और ये डेवलप पावर है। तो आपको यहाँ पे देखो रोटर पावर आउटपुट मतलब आपको पीडी दे रखा है, रोटर पे जो आउटपुट है देखो ये आपका अगर रोटर है तो ये इसके इनपुट पे आपका पीजी होता है और ये आपका रोटर में कॉपर लॉस है और ये आपका डेवलप पावर है। ठीक है, तो आपसे रोटर कॉपर लॉस पूछ रहा है मतलब पीसी बाई
पी डी बराबर एस अपान वन माइनस एस हो जाएगा। एस की वैल्यू यहाँ पे देखो 0.04 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.04, यहाँ से आ जाएगा 0.04 और ये हो जाएगा 0.96, तो ये डेसिमल हट जाएंगे तो ये आ जाएगा 4×2 = 8, 4×4 = 16, 1/24 आएगा। तो यहाँ से पी सी बराबर पी डी की वैल्यू है 15 किलो वाट, तो ये 15,000 हो जाएगा डिवाइड बाई 24, तो ये 3/24, 3×5 = 15 और इसको काट लेते हैं 8 से, 8×6 = 48, 2 बचेगा, 8×2 = 16, 8×5 = 40, तो पीसी की वैल्यू आएगी 625 वाट। ठीक है, तो इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एन इंडक्शन मोटर हैविंग 8 पोल run at 7 to 7.5 rpm if the supply frequency is 50 Hz, then EMF in the rotor will have a frequency of, तो कितना फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपको पता है कि जो रोटर में फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्लिप हमको निकालना पड़ेगा। स्लिप क्या होता है आपका एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। ठीक है, तो यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी 120 एफ बाई पी, तो 120, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है और पोल आपके 8 है। ये देखो 4×2 = 8, ये 30 बार में और ये 15 बार में, तो 15×5 = 75, 750 आरपीएम आएगा। तो यहाँ से स्लिप कितनी हो जाएगी 750 माइनस 727.5 डिवाइडेड बाई 750। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं कैलसी से कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 750 माइनस 727.5 डिवाइडेड बाई 750, तो ये आ रहा है 0.03। ठीक है, स्लिप आ रही है, तो यहाँ से रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0.03 इंटू 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 5 या 1.5 हर्ट्स। ठीक है, 1.5 हर्ट्स, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर्स, तो यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर एंड परमानेंट split capacitor motor and shaded pole motor. The correct sequence of these in ascending order of the magnitude of the starting torque. तो सबसे हाईएस्ट तो इसका होता है कैपेसिटर स्टार्ट का और लोवेस्ट आपका शेडेड पोल का होता है। ये आपका लोवेस्ट होगा और इसका आपका हाईएस्ट होगा स्टार्टिंग टार्क। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो 3 होगा, देन 2, 3 2 1। ठीक है, लो, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ए ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला पता होगा कि आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस और माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई, जहाँ पे ये प्लस जो होता है फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, और नेगेटिव फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। आप इससे देख के बता सकते हो कि वोल्टेज रेगुलेशन कब आपका ज़ीरो आएगा, जब प्लस लोगे तब आएगा कि माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम आर पर यूनिट कॉस फाई माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई लिखेंगे तभी जाके चांस है कि ये इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर है। और ये नेगेटिव वैल्यू कब आती है एट लीडिंग पावर फैक्टर, एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेस्ट, which of the tests are conducted to determine the voltage regulation of the transformer। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो सिम्बन टेस्ट से तो कुछ होगा नहीं, रिटार्डेशन टेस्ट ये सब डीसी मशीन के पार्ट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफार्मर में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट से हम नो लोड पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वहाँ से आर और एक्स इक्वलेंट फाइंड आउट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका 2 एंड 3 जो होगा डी आंसर करेक्ट होगा 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लाइन कंडक्टर्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेसिकली हम जानते हैं कि जो कॉपर होता है उसकी कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है और उसके बाद से एल्युमिनियम का नंबर आता है। अब बात आती है कि हार्ड आयरन कॉपर और कैडमियम कॉपर में कौन सा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा
जो कंडक्टिविटी होती है वो हॉट ड्रॉन कॉपर की होती है। उसके बाद से आपकी कैडमियम कॉपर की होती है, कैडमियम कॉपर की। और उसके बाद से जो कंडक्टिविटी होती है एल्युमिनियम की। देन सबसे जो लोएस्ट होता है ये गैल्वेनाइज्ड स्टील, जो कि ग्राउंड वायर में यूज किया जाता है। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो हार्ड ड्रॉन का 1, ये आपका 1 हो गया, और कैडमियम 2, और ये आपका 4, एंड ये थर्ड। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वेयर इज द ड्राफ्ट ट्यूब एंड एयर पाइप टाइप लोकेटेड इन ए हाइड्रो पावर स्टेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपका ड्राफ्ट ट्यूब है। तो ड्राफ्ट ट्यूब जो है यहाँ पे टरबाइन है और ये रोटेट होता है, दैट मीन्स यहाँ ये क्या होता है, रनर होता है। और ये आपका टेल रेस है। ठीक है, टेल रेस जहाँ से पानी यहाँ से बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल रेस बोलते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है ये किसके किसके बीच में, बिटवीन द रनर एंड टेल रेस। तो ये बिटवीन रनर एग्जॉस्ट एंड टेल रेस, टेल रेस। तो ये रनर का एग्जॉस्ट है और ये आपका टेल रेस है, उसके बीच में आपका क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब है। इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि द टर्म सर्च टैंक इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ द पावर प्लांट। जो आपके हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं इन जनरल, देखिए हाई हेड और मीडियम हेड दोनों में हम सर्च टैंक यूज करते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा हाई हेड पावर प्लांट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक क्वार्टर वेव लाइन हैव बिहेव एज। तो क्वार्टर वेव लाइन का मतलब है जब लेंथ ऑफ लाइन जो है वेवलेंथ बाई 4 हो जाए तो उस समय जो हमारी लाइन होती है एज ए ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि हॉलो कंडक्टर आर यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिकली देखो जो हॉलो कंडक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में प्रैक्टिकली तो यूज नहीं किए जाते हैं। बिकॉज देखो हॉलो कंडक्टर का जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये जो हॉलो कंडक्टर्स होते हैं ये बस बार के डिज़ाइन में यूज किए जाते हैं, बस बार के डिज़ाइन में यूज किया जाता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर, एक सॉलिड और हॉलो कंडक्टर में अगर हम कंपेयर करें तो रेडियस जो होगा हॉलो कंडक्टर का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। तो जब रेडियस आपका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, दैट मीन्स आपका जो कोरोना लॉस होगा, कोरोना लॉस ये आपका डिक्रीज होगा। इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ ए 3 फेज 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन इज 400, द सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। तो जो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होता है ये क्या होता है, वी एल स्क्वायर बाई जेड एस होता है इन मेगावाट, जहाँ पे वी एल जो होता है आपका केवी में रखना होगा। तो यहाँ पे 400 केवी दिया तो 400 का स्क्वायर बाई 400 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 400 मेगावाट। तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ए केबल हैज ए इंडक्टेंस ऑफ 0.22 मिली हेनरी पर किलोमीटर एंड कैपेसिटेंस इज 0.20 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है और लॉसलेस लाइन जेड एस बराबर रूट में एल बाई सी होता है। तो यहाँ से एल की वैल्यू 0.22 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 202 10⁻⁻6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.22 इंटू 10⁻³ और 0.202। ठीक है, तो इसको मैं कैलसी से कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0.22 डिवाइडेड बाई 0.202 इंटू 1000 और रूट में आंसर। तो ये आ रहा है आपका 33 ओम। ठीक है, इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह व्हेन ए फेरेंटी इफेक्ट आने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एक्सपीरियंस। तो हमें ये तो इजी क्वेश्चन है। लाइन द लाइन इज लाइटली लोडेड, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अंडर लाइट लोड कंडीशन में आपका क्या होता है, कैपेसिटर का इफेक्ट आता है। ठीक है, फेरेंटी इफेक्ट क्या बोलता है, अंडर लाइट लो लोड, लो लोड और लाइट लोड कंडीशन, लाइट लोड कंडीशन जो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि अंडर नो लोड कंडीशन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में
कैपेसिटर का इफेक्ट आ जाता है, जहाँ पे जो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टाइम ट्रेवल नीडेड फॉर द सर्च टू ट्रेवल टू द एंड ऑफ 6 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 600 किलोमीटर और स्पीड कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 600 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸। तो ये आपका 200 बाद में कटेगा, तो ये 2 × 10⁵ और ये हो जाएगा 10⁻⁻8। ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड बोले तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज व्हेन द कंडक्टर आर टर्मिनेटेड आर डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आर चेंज। कहने का मतलब है कि ये आपका सपोज करिए टावर है और यहाँ से आपकी एक लाइन आ रही है और इसके डायरेक्शन को चेंज करना है, तो उस समय स्ट्रेन टाइप डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एट डेड इन पे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, जो कि रिवर क्रॉसिंग इन सब स्थानों पे यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Whether load frequency control is achieved by proper matching of the individual machine। बेसिकली क्या होता है लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में, जैसे कि सिंक्रोनस मशीन होती है, अगर हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में एक्सेलरेटिंग पावर क्या होता है, जनरेटर में इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल होता है और आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो जैसे ही किसी तरह का इम्बैलेंस होता है, जैसे कि अगर आपका लोड बढ़ा या लोड घटा, सपोज करिए लोड घटेगा तो आपका इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या होगा, घटेगा। तो उससे आपकी मशीन क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। ठीक है, तो जब आपकी मशीन एक्सीलरेट करेगी, इसको देखिए टॉर्क के फॉर्म में भी लिख सकते हो, टी ए बराबर टी एम माइनस टी ई। ठीक है, मतलब जब आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट घटेगा तो मशीन आपकी क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। अब एक्सीलरेट करने के लिए, अगर एक्सीलरेट करेगी तो हमें उसको क्या कराना है, डी एक्सीलरेट कराना है, उसकी स्पीड को कम करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपका सपोज करिए ये आपका जनरेटर है। ठीक है, तो जनरेटर पे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट है और ये जनरेटर का शाफ्ट है। ये जो जनरेटर का शाफ्ट होता है, ये आपका क्या होता है, टरबाइन से टरबाइन से कपल्ड होता है, टरबाइन से कपल्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, वाल्व होता है। ठीक है, और यहाँ से वाटर का जो हॉट वाटर आता है, हॉट वाटर इससे फ्लो होता है। तो यहाँ पे कुछ लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये कंपेयर करता रहता है बार बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका जैसे कि टी ए बराबर टी एम माइनस टी ई। तो अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन में जो आपका मैकेनिकल पावर है और इलेक्ट्रिकल, जो मैकेनिकल टार्क और इलेक्ट्रिकल टार्क क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मशीन आपकी स्टडी स्टेट में होती है। लेकिन जैसे ही अगर इलेक्ट्रिकल आउटपुट घटेगा तो उससे क्या होगा कि मशीन का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो उससे आपको ये जो आपका कंट्रोल वाल्व होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेंस कर लेता है और ये क्या करता है, इसके वाल्व को क्लोज कर देगा। जो वाल्व को क्लोज करेगा तो जो वाटर का हैमर होगा टरबाइन की ब्लेड्स पे वो स्लो हो जाएगा, तो रोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज अचीव्ड बाय प्रॉपर मैचिंग ऑफ इंडिविजुअल मशीन्स टरबाइन इनपुट। तो जो टरबाइन में इनपुट को प्रॉपर हमको मैच कराना होता है, इसलिए इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर आर कैरीड आउट विद, तो ये इसका पीआईडी कंट्रोलर होता है। बेस ये जो आपका ये जो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, ठीक है, ये टोटली ये आपका पीआईडी कंट्रोलर पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता कि व्हाट इज द पीक आर मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट दैट जनरेट 720 मेगावाट ऑफ एनर्जी इन ए डे। तो एनर्जी इन ए डे कितना जनरेट कर रहा है, 720 मेगावाट आवर डेली, डेली एक दिन में। और लोड फैक्टर आपका दिया है 0.6। तो आपसे पूछ रहा है कि पी मैक्सिमा कितना होगा। तो आपको पता है कि लोड फैक्टर क्या होता है, पी एवरेज बाई पी मैक्सिमा होता है। ठीक है, और एवरेज पावर को हम क्या लिखते हैं, 1/t, 0 से टी, पी टी इंटू डी टी बाई पी मैक्सिमा।
तो देखो इसको लिख सकते, देखो इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, एनर्जी, और ये 24 आवर्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो एनर्जी फॉर 24 आवर्स, ये एनर्जी हो गया, डिवाइडेड बाई ये टी आपका नीचे हो जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी होगी, 24 आवर्स इंटू पी मैक्सिमा, ठीक है, इंटू पी मैक्सिमा, ठीक है, ये आपका लोड फैक्टर का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से पी मैक्सिमा निकाल लेंगे, तो पी मैक्सिमा कितना हो जाएगा, एनर्जी आपकी 720 है, ठीक है, 720 मेगावाट आवर डिवाइडेड बाई 24 इंटू लोड फैक्टर आपका 0.6 दिया है। तो देखो 24 से ये 3 बार में ये 30 हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 6 × 25 = 30, तो 50 आ जाएगा, 50 मेगावाट। तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ए पावर स्टेशन है जे पीक डिमांड ऑफ, तो यहाँ पे आपको पी मैक्सिमा दे रखा है, पी मैक्सिमा आपको 2500 किलोवाट दिया है, जनरेट एनर्जी जो जनरेट हो रही है ईयरली, ईयरली, ठीक है, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁶ kWh एनुअली, एस्टिमेट द लोड फैक्टर। तो अभी मैंने बताया कि लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, जो एनर्जी अब यहाँ पे ईयरली आ जाएगा, और ये जो टाइम होगा, टाइम भी क्या होगा, एक ईयर का टाइम कितना है, इनटू पी मैक्सिमा, है ना, जो फार्मूला भी लिखा है। तो आपका एनर्जी एनुअली कितना जा रहा है, 4.5 इंटू 10⁶ kWh, ठीक है, ये कितना है, kWh है, डिवाइडेड बाई टाइम, ईयरली टाइम कितना, 365 इंटू 24 करोगे तो 8760 आता है, ठीक है, 8760, ये सब डेटा याद होनी चाहिए। और इंटू पी मैक्सिमा, पी मैक्सिमा आपका कितना दिया है, 2500 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कैलसी से, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 8760 भागे 2500, तो ये आ रहा है 0.2054, ठीक है, ये आता है लोड फैक्टर, और इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, दैट इज 20.54%। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द इंटरकनेक्टेड ऑपरेशन ऑफ ए पावर सिस्टम। देखो इंटरकनेक्टेड पावर स्टेशन से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का मतलब है, जैसे सपोज करिए ये एक बस है, ठीक है, और यहाँ पे एक जनरेटर है और बहुत सारे लोड लगे हैं, तो ये एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम नहीं है। मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे जो जनरेटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसे ये जो पावर सिस्टम है ये एक तरह का इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है। अब इससे फायदे क्या क्या हो गए, आपकी जो रिजर्व कैपेसिटी है वो आपकी कम लगेगी। क्यों, क्योंकि सपोज करिए यहाँ पे एक जनरेटर है जिसकी कैपेसिटी मान लो 500 मेगावाट है, ठीक है, और डिमांड है आपकी 400, ठीक है, और अचानक से कभी कभार पीक डिमांड आपकी 450 हो जा रही है, 450 मेगावाट, तो इसलिए इस जनरेटर को लगभग लगभग इसकी रिजर्व कैपेसिटी 500 रखनी पड़ेगी। बट सपोज करिए यहाँ पे एक लोड लगा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ईच जनरेटर की जनरेटिंग कैपेसिटी घट गई, क्योंकि अगर इसको लोड शेयर कराना है तो हम थोड़ा थोड़ा रिजर्व कैपेसिटी रख करके इस लोड को पावर शेयर कर सकते हैं, तो लेस रिजर्व कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, मोर रिलायबल, ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर एक जनरेटर आपका ट्रिप भी हो गया तो बाकी दो जनरेटर मिलके पावर को क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, हाई पावर फैक्टर। तो इसका पावर फैक्टर से किसी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। रिडक्शन इन शॉर्ट सर्किट लेवल, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि इस केस में इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका शॉर्ट सर्किट लेवल, जो शॉर्ट सर्किट लेवल होता है ये हाई होता है, शॉर्ट सर्किट लेवल हाई होता है। क्यों, किसी तरह का कोई भी फॉल्ट होगा तो सभी जनरेटर क्या करेंगे, फॉल्ट को फीड करने लगेंगे, इसलिए इसका जो शॉर्ट सर्किट लेवल होता है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का, ठीक है। तो ये देखो थर्ड एंड फोर्थ दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, केवल 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर इफ आउटपुट इज 25 किलोवाट एंड लॉस इज 2 किलोवाट। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस। यहाँ से देख लो आउटपुट
25 प्लस 2 और परसेंटेज में लिखना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25/27 × 100%। तो इसको देख लेते हैं, 25/27, तो ये आएगा आपका 92.59%। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन इज, तो जेड ओल्ड आपको दे रखा है 2 पर यूनिट, ऑन द बेस ऑफ एस ओल्ड आपको दे रखा है आपको 100 MVA, एंड ए वी ओल्ड आपको दे रखा है 100 KVA। तो आपको बताना है करस्पॉन्डिंग न्यू इम्पीडेंस, आपको बताना है ऑन न्यू बेस 404 kV। तो आपको जेड न्यू आपको पता है कि जेड ओल्ड 2 हो गया, एस न्यू आपको 400 दे रखा है और एस ओल्ड आपका 100 है, इनटू के वी ओल्ड आपका 100 है और के वी न्यू आपका 400 है। इसका क्या होता है होल स्क्वायर, यहाँ से 2 × 4 और ये हो जाएगा 16, तो 4 × 4 = 16, तो ये हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 पर यूनिट। ठीक है, 0.5 पर यूनिट, ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रिजल्ट इनटू फॉल्ट करंट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपकी दे रखी है फॉल्ट करंट 100 एम्पियर है, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग जीरो सीक्वेंस करंट। तो जो आपकी जीरो सीक्वेंस करंट हो जाएगी ये IF/3 होती है। सेम आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट भी यहाँ पे सेम होता है, तो ये हो जाएगा 100/3, दैट इज 33.33 एम्पियर। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एन एलिमेंट इन ए पावर सिस्टम हैज़ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस। तो आपको x1 दे रखा है बराबर नेगेटिव, ये 0.3 दे रखा है, एंड जो आपका जीरो सीक्वेंस है वो कितना दे रखा है 0.9। दैट मीन्स जो x0 है ये ग्रेटर है x1 बराबर x2 से। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन होती है, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे x0 की वैल्यू जो होती है वो होती है सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस, और जो x1 बराबर x2 होता है ये आता है सेल्फ माइनस xm। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि जो x0 होगा वो ग्रेटर होगा x1 और x2 से। तो इसका बी आंसर आपका ट्रांसमिशन लाइन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन विल जीरो सीक्वेंस करंट नॉट फ्लो थ्रू द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। पहला है प्राइमरी इन स्टार, न्यूट्रल नॉट ग्राउंडेड, सेकेंडरी इन डेल्टा। देखो, जब भी आपका ट्रांसफार्मर है तो इसका ये स्विचिंग डायग्राम अगर हम बना लेंगे तो इजीली हम बता सकते हैं। तो देखो, जब स्टार न्यूट्रल नॉट ग्राउंडेड है तो ये वाली स्विच आपकी ओपन रहेगी, और डेल्टा कनेक्टेड है तो ये वाली स्विच क्लोज होगी। तो चूंकि ये स्विच ओपन है तो इससे जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, तो इसलिए ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर बी को देखें, स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड, अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा तो ये स्विच आपकी क्लोज हो जाएगी, और सेकेंडरी इन डेल्टा, तो डेल्टा ये क्लोज होगा, तो इस केस में आपकी जीरो सीक्वेंस फ्लो होगी। बट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीरो सीक्वेंस नहीं फ्लो होगी। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, तो जो वोल्टेज स्टेबिलिटी होता है, जहाँ पे वोल्टेज की बात होगी वहाँ पे रिएक्टिव पावर, तो इसका 4 हो जाएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन बचता है 4 में, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी रिलेटेड टू एंगल स्टेबिलिटी, एंड ऑक्सीलेटरी इंस्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू डैम्पिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पे y का 2 एंड z का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है मेकिंग करेंट, और मेकिंग करेंट ऑफ ए 3 फेज सर्किट ब्रेकर रेटिंग दी है अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो, जो मेकिंग करेंट होता है वो होता है 2.55 ऑफ ब्रेकिंग करेंट। यहाँ से हो जाएगा 2.55, IBK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई √3 इंटू 33 इंटू 10⁻3। इसको मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, 2000 भागे √3 भागे 37 इंटू 2.55, तो ये आ रहा है आपका 89 किलो एम्पियर। तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कि मोहर इज यूजली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ,
तो जो मोहोतिले होती है यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर एंड लाइटिंग रेजिस्टर शुड बी। देखो, जो आपका इंसुलेटर होता है उसका इम्पल्स रेशियो शुड बी हाई। वाई शुड बी हाई? क्योंकि उसको अगर हाई वोल्टेज सर्ज जा रहा है तो उस समय इंसुलेटर आपका पंक्चर नहीं होना चाहिए। और लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है कि जब लाइटनिंग सर्ज जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको ग्राउंड में भेजना है, तो इसलिए उसका इम्पल्स रेशियो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई एंड लो होगा रिस्पेक्टिवली। तो इंसुलेटर के लिए हाई होगा इम्पल्स रेशियो एंड लाइटनिंग अरेस्टर के लिए लो होगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर एंड लाइटिंग अरेस्टर हाई एंड लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैम्प हैज द बेस्ट कलरिंग रेंडरिंग इंडेक्स इज। तो इंडिकेंडेसेंट लैम्प का जो रेंडरिंग इंडेक्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने लगभग सभी 120 क्वेश्चन आपके मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको किसी तरह का डाउट होता है तो ज़रूर से पूछिए, और आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और किसी तरह का लेक्चर में कोई और भी लेक्चर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।